ओके। हेलो स्टूडेंट। तो अपन लोग ने 10th क्लास में मैंने एक चैप्टर शुरू किया था, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके। तो 3 थ्योरीज़ की मैंने बात करी थी आपको। मैं रिपीट करवा देता हूँ 5 मिनट में आपको। पहली थ्योरी आर्हेनियस का कंसेप्ट था, आर्हेनियस की एसिड एंड बेस थ्योरी। सेकंड थी आपकी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। इस ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी थी आपकी लेविस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। ठीक है। तो जो पहली थ्योरी थी वो H+ और OH- की बात करता है जब आप किसी भी मटेरियल को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं उसके। ब्रोंस्टेड और लॉरी थ्योरी क्या कहती है कि ये प्रोटॉन को दान करेगा या प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा। दान करेगा तो अम्ल होगा और अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्षार होगा। लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी क्या कहती है आपकी, दो चीज़ों के बारे में डील करती है। ये भी एसिड एंड बेस के बारे में डील करती है। ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को तुम लोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर तुम्हारे पास कमी होगी तो तुम इलेक्ट्रॉन को लोगे, और लोगे तो आप एसिड होंगे। अगर आप दान करते हैं मतलब आपके पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, तब आप बेस का काम करेंगे। ये 3 थ्योरी मैंने डिटेल में एग्जाम्पल देके आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था। ओके। तो ये वाला जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को ध्यान रहे कि आप ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के ही देखें, बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी वीक हो सकती है। मैं 2 दिन से माइल्ड फीवर है मेरे पास, ठीक है, दिक्कत है मुझे, कुछ दिक्कतें हैं, तो उस दिक्कत के चलते थोड़ा हो सकता है आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा मैं उतनी ज़ोर से आपको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ओके। तो पिछले लेक्चर की भांति इस लेक्चर में भी आपका कोई भी डाउट हो, मैं ये आपका लेक्चर उस टाइम पे ही डालूंगा जिस टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी, तो आप उस टाइम पे मेरे ही लेक्चर का यूज़ करें। 40 मिनट की क्लास में लगाऊंगा। 40 मिनट में अपन लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, चैप्टर ख़त्म करेंगे, चैप्टर के बाद उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद NCERT एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अच्छा, अपन लोगों ने पता कर लिया था भाई कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तीनों चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम हाउ कैन वी चेक द पोटेंशियल ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके। तो पोटेंशियलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 थ्योरीज़ हैं। फर्स्ट थ्योरीज़ है pH थ्योरी, एंड जो सेकेंड थ्योरी है वो थ्योरी डील करती है आपकी POH थ्योरी। ये आपको पोटेंशियल चेक करना होता है कि हमारा ये जो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन कंपाउंड है, वो कितना एसिडिक है, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। ठीक है। तो इस बात को पता करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, यहाँ पे 2 थ्योरीज़ हैं जिनके बारे में अपन लोग पोटेंशियल चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो पीएच थ्योरी है। तो पीएच थ्योरी को अपन डिस्कस करने से पहले 2-3 चीज़ों को डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। फर्स्ट थिंग कि आपकी जो पीएच एंड पीओएच थ्योरी है वो डील करती है आर्हेनियस थ्योरी के बेस पे। यानी दूसरा, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ये जो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, इस ब्रैकेट का यहाँ पे मतलब होगा सांद्रता। क्या मतलब होगा? सांद्रता। सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगी मतलब हम उसकी सांद्रता पे बात कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट चीज़, तो पीएच थ्योरी और पीओएच थ्योरी, पहली बात तो क्या है, आर्हेनियस थ्योरी के बेस पर डील करती है। दूसरी बात ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब रहेगा सांद्रता। हाँ, तीसरी बात, जो भी यहाँ पे अपन सांद्रता की बात करेंगे वो अपन आयनिक फॉर्म में करेंगे। आयन होते क्या हैं? आयन का मतलब जब कोई आपकी जो न्यूट्रल स्पीसीज़ होती है, मतलब जिस पे कोई आवेश नहीं होता है, उसमें से अगर कोई आवेश आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो नकारात्मक रेडिकल बन जाएगी, आपके नकारात्मक आयन बन जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो आपका पॉजिटिव रेडिकल या सकारात्मक आयन बन जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले पीएच थ्योरी की बात करते हैं। पीएच थ्योरी क्या कहती है? पीएच थ्योरी का मतलब होता है -log ऑफ H+ आयन। थोड़ा अब इसको ब्रेक करना है हमें, इस स्टेटमेंट को, कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है लॉग एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसको लॉगरिथम का एब्रीविएशन है, मतलब लॉगरिथम उसका पूर्ण रूप है और लॉग उसको शॉर्ट में कहते हैं। ये जो ब्रैकेट लगे हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कंसंट्रेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? कंसंट्रेशन बताते हैं। ठीक है। तो ये आपको लॉग को सॉल्व करने के बाद आपको पता करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ जो पीएच थ्योरी थी उसमें क्या किया अपन ने, H2O को ब्रेकआउट किया।
ब्रेकआउट करने के बाद आपको H+ का आयन और OH- का आयन कितना मिला, ये आप मैथमेटिकली, ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है इसको, वो कैलकुलेट करके ही देंगे आपको। तो उससे जो वैल्यू निकलती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो pH वैल्यू रहती है वो इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाती हैं, माइनस लॉग ऑफ H+। ये आपको इस क्लास में सॉल्व नहीं करने होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये आपका किस बेस पे हम तय करते हैं कि कौन कितना एसिडिक होगा और कौन कितना बेसिक होगा। सबसे पहले इस फॉर्मूले में आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे माइनस लगा है। माइनस का मतलब कि वैल्यू जितना हाई होगा, यहाँ पे जितना वैल्यू हाई होगा उसका मतलब ओवरऑल जो pH का वैल्यू रहेगा वो लो निकल के आएगा। इसका मतलब, इस pH का मतलब क्या होता है, मैं अभी इसको एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। इस P का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब मजबूती, और किसकी मजबूती? H+ आयन की। देखो, जैसे अपने पास क्या है, 500 रुपये हैं, ओके। अभी ये क्या है, 100 रुपये है। अभी 500 रुपये ज़्यादा है किससे? 100 रुपये से। सब लोग एग्री करते होंगे इस बात से। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस लगा दूँ, क्या लगा दूँ? माइनस लगा दूँ, तो अब कौन ज़्यादा है? अब कहोगे यार ये ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है -500 से। मैथमेटिकली तो यही होता है। तो सेम चीज़ इसमें है। क्या कि मैं अभी वही बताने की तुम्हें कोशिश कर रहा था। क्या बताने की कोशिश कर रहा था? उसको समझने की कोशिश करो। pH का जो वैल्यू है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, उसको आपको याद कर लेना है। माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। तो H+ आयन का मात्रा या वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा, यहाँ तो माइनस रहेगा, ये तो लॉग का वैल्यू जितना मतलब ज़्यादा आएगा तो ये माइनस लगा होगा तो लो हो जाएगा उतना ही वैल्यू। अभी मैं बताया 500 और 100 का कंपैरिजन करके तुम्हें, ठीक है। तो pH का मतलब, अभी H क्या बताता था, आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती थी, जितना जिसमें H+ होगा वो उतना ही एसिड होगा। तो एसिडिक कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि pH का वैल्यू लो रहेगा, यही तो रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक स्केल को तैयार किया। ये स्केल आपकी डील करती थी, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 0 रहेगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो 14 रहेगा। मतलब जितना लोअर वैल्यू रहेगा उतना ही आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता H+ आयन की रहेगी, और जितनी H+ आयन की सांद्रता रहेगी इसका मतलब वो अम्ल उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है? इस बात को समझते हैं? हाँ। और जैसे ही आप इस 14 के ज़्यादातर जाते जाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी और H+ आयन की सांद्रता कम होती चली जाएगी और अम्लीय प्रभाव कम होता चला जाएगा। बीच में एक वैल्यू पड़ती है जिसको आप यहाँ पे 7 लिखते हो। क्या लिखते हो? 7। 7 का मतलब यहाँ न्यूट्रल वैल्यू रहेगा। तो 0 से 7 के बीच में ये जो रेंज रहती है वो आपकी एसिडिक रहती है, और आफ्टर 7 to 14 ये आपकी जो रेंज रहती है वो बेस की रहती है। किसकी रहती है? बेस की रहती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? हाँ। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग POH थ्योरी पर। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना, है ना। बाकी डिलीवर तो मैं आपको पूरा करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो नेक्स्ट जो आपकी POH वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ OH- आयन। तो आर्हेनियस की थ्योरी OH- आयन का मतलब बेस के बारे में डील करेगी। किसके बारे में डील करेगी? बेस के बारे में। अब जितना भी लोअर वैल्यू होगा उतना ही OH- आयन होगा उसमें। जितना लोअर वैल्यू का मतलब यहाँ तो हाई होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, पहले माइनस का साइन लगा है, दैट्स वाई ये POH की वैल्यू लो हो जाएगी। लो हो जाएगी मतलब जितना लो वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, यहाँ भी एक रेंज क्रिएट होगी। तो रेंज कितने सी रहेगी? वो 0 से 14 की रहेगी। कितने से रहेगी? 0 से 14 की। और यहाँ ये 7। क्लियर? ओके। तो 0 से 7 वाला जो POH वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? बेस। और 7 to 15 ये रहेगा एसिड। तो ये आपकी pH वैल्यू थी और ये आपकी POH वैल्यू है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपके पोटेंशियल के यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर? ओके। तो ये अपन ने कितने 9-10 मिनट में कर लिए। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये अब इसकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ। केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ का मतलब इनकी रिएक्शन किस तरीके से होती हैं उस पर अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। मुझे जैसे बताया गया है कि आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है,
और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है आपके लिए, बिकॉज केमिकल की रिएक्शंस, केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस वहीं से शुरू होती हैं, बैलेंसिंग वहीं से शुरू होती है, रिएक्शन का टाइप वहीं से शुरू होता है। तो भैया ये आपको दिमाग में रख लो कि अगर कोई चैप्टर पहले नंबर पे है तो उसको पहले नंबर पे क्यों रखा गया है, ये एनसीईआरटी तय करती है, सीबीएसई तय करती है कि इसको पहले पे क्यों रखा जाए, क्योंकि दूसरा पढ़ने में ये पहला मदद करता है। तो गधे मत बना करो, ठीक है। अभी ये एसिड एंड बेस खत्म हो जाने के बाद मैं फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाऊँगा आपको, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, बीच बीच से चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते हैं, ना पढ़े जाते हैं। ओके, हाँ चलो। तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एसिड और बेस की। तो एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि जो आपके एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो ये आपको साल्ट प्रिपेयर करके देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, लिबरेट हो जाती है। मैं इसको छोटा करके यहीं आपको एक एग्जांपल से डील करवा देता हूँ इसको। देखो एसिड आपका मैंने HCl ले लिया, HCl मैंने रिएक्शन कराया सोडियम के साथ में। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पढ़ते समय डायरेक्ट ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब कि आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन 17 ग्रुप का होता है, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ में पढ़ते चले जाओगे तो इसमें मज़ा भी आता है सीखने में। तो ये NaCl के साथ में रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि Na की टेंडेंसी रहती है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की, और क्लोरीन को भूख लगी रहती है एक इलेक्ट्रॉन की, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2, 8 एंड 7। तो इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो 2, 8 और 7। क्लियर है सबको, ओके। तो 2, 8 और 7 रहेगा। तो अभी रिएक्शन करोगे इसमें तो क्या निकल के आएगा, NaCl, और साथ में रहेगी आपकी हाइड्रोजन गैस जो आपकी लिबरेट होने वाली है। ओके, तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ में क्या रहेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट, कोई अपन बेस ले लेते हैं, ठीक है, उसकी मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। NaOH रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में, तो क्या बनाएगा, आई थिंक कुछ नहीं बनाएगा। क्यों, आगे ये रिएक्शन कैसे बढ़ेगी, ये इसके साथ में हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। जो हाइड्रोक्साइड था वही हाइड्रोक्साइड दे देगा। कैल्शियम के रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस Na, इस टाइप से जाएगा ये। ओके, हाँ, बट बेस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता नहीं है मेटल के साथ में रिएक्शंस में, ओके, लेकिन एसिड का होता है। होता क्यों नहीं है उसको खुद समझो। क्यों, क्योंकि जो मेटल का नेचर होता है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ये खुद बेस होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। कैल्शियम ने क्यों इसको रिप्लेस करने की कोशिश करा, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको फर्स्ट चैप्टर में होती है उसके थ्रू अगर आपको होता तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाता कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसके थ्रू ये काम होते हैं। ओके, चलो, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसका कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट का मतलब CO3 2- आयन, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3-। दोनों ही केसेस में आपको साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा, दोनों ही केस में। ओके, हाँ, चलो रिएक्शन करवा लेते हैं मेटल के साथ में, क्या रिएक्शन देंगे। तो मैंने ले लिया आपका Na2CO3, क्यों, सोडियम का रिएक्शन हुआ कार्बोनेट के साथ में, तो कार्बोनेट -2 का था, ये 1 का था, क्रॉसिंग करोगे आप तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया, CO3 के पास 1 ही है। इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ में, मैंने क्या बताया था, साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर देगा, तो सॉल्ट क्या रहेगा, NaCl
एक मिनट, ओके। वी सॉल्ट क्या देगा? अच्छा ओके, मेटल के साथ में अपन लोग रिएक्शन एसिड के साथ में, क्यों एसिड बेस का कंसेप्ट है तो एसिड के साथ में करवा के चलते हैं। क्या निकलेगा? NaCl, क्या निकलेगा? NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी कोई गैस निकलती है तो अपर साइन लगाते हैं, कोई PPT बनता है तो लोअर साइन लगाते हैं, इस तरीके का। ओके, नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में देख लो, NaHCO3, इसके साथ में HCl का रिएक्शन कराओ, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? NaCl प्लस CO2 गैस एवॉल्व आउट हो जाएगी और साथ में वाटर। ये दो चीज़ें साथ में निकलनी है और ये रहेगा आपका सॉल्ट रहेगा। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी नाजुक कंडीशन में हूँ। ओके, तो डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको बीच बीच में। ओके, इरिटेट मत होना प्लीज़, इसको ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। मैं इस कंडीशन में भी आपको देखो, रात में 1-2 बज गया है, अभी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हुआ था, दिन भर बुखार था, तो रात में ही मैं सोचा कि चलो कुछ तो करते हैं तुम्हारे लिए, अब मतलब फुर्सत तो नहीं रहोगे। ओके, नेक्स्ट एक मोड और होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसकी, उसको पढ़ाता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब, उदासीन का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई आवेश ना हो। जैसे क्लास में 2-4 बंदे होते हैं, इनके पास खूब एनर्जी होती है। कुछ बंदे होते हैं वो मतलब अक्रिय गैस की तरह व्यवहार रखते हैं, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना टीचर से कुछ कहना, ना अच्छा ना बुरा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छा, अच्छा भी नहीं कहेंगे तो बुरा भी नहीं कहेंगे। वो कुछ ऐसे होते हैं, तो वो उदासीन टाइप होते हैं। तो उदासीन टाइप का मतलब क्या है कि जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं, यानी एसिड और बेस जब दोनों को कंबाइन कर दो तो आपका लवण बनेगा और साथ में पानी निकलेगा। ये बिल्कुल आवश्यक कंडीशन है। ये क्या है? बिल्कुल अति आवश्यक कंडीशन है। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। HCl का रिएक्शन कराया, ये आपका एसिड है, और NaOH के साथ में ये आपका बेस है। क्या रहेगा? NaCl और प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को अपन लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। 2 पार्ट में बांटने का मेरा मतलब ये है कि अभी जो सॉल्ट का नेचर होगा, सॉल्ट का नेचर क्या pH बिल्कुल 7 दे देगा? pH 7 का मतलब न्यूट्रल चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। ओके, तो क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। साल्ट में कुछ नेचर नहीं होगा कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? HCl पे और NaOH से। मतलब क्या हम एसिड ले रहे हैं और क्या हम बेस ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कि सॉल्ट का pH क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस एसिड पे और इस बेस पे। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, क्या किया? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी, तो इसमें आपका एसिड थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का है कि नहीं है? तो ये आपका एसिड जो आपका सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट में थोड़ा एसिडिक नेचर होगा। किस तरीके का नेचर होगा? एसिडिक नेचर, और साथ में वाटर तो निकल रहा है। बात समझ में आ गई? आई होगी आई थिंक। ओके, चलो फिर अगर आपने क्या कर लिया, वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब आपका डोमिनेटिंग फिगर कौन है? दादागिरी किसकी चलेगी? दादागिरी बेस की चलेगी, क्षार की चलेगी। तो इस दादागिरी को अपन कैसे शांत करेंगे? तो यहाँ आपका जो लवण बनेगा, करेगी यहाँ जो आपका लवण बनेगा, उस लवण की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, और साथ में पानी तो निकलना है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन लोग। वीक बेस मैंने ले लिया क्या? CH3COOH। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, सिरका में पाया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल है। और इसमें NaOH मैंने ले लिया।
क्या ले लिया, NaOH। तो क्या रहेगा, साल्ट बनाना है तो Na और CH3CO, CH3COONA, ठीक है, प्लस वाटर, आँख बंद करके निकालना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो केस है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तब क्या होगा, तब आपका जो साल्ट रहेगा वो न्यूट्रल नेचर का रहेगा, जिसका pH = 7 के आसपास रहेगा। मतलब जो आपका साल्ट रहेगा वो किस नेचर का रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और साथ में निकलेगा वाटर। ओके, चलो, तो नेक्स्ट जो भी आपका रेसिड्यू वाला पार्ट रहेगा वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ ना किया जाए, तो कुछ तो किया मैंने। ओके, तो ये 20 मिनट का लेक्चर है, आप इसको, मैं अभी इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, और आपके टाइम पे मैं आपकी उस पर साइट्स पे, आपके ग्रुप्स में इसको अपलोड कर दूँगा। तो आप इसको देखें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें, और जैसे ही मेरी तबीयत बढ़िया होती है मैं आपके डाउट सेशन बिल्कुल तुरंत शुरू कर दूंगा। जैसे कल में ही मेरी अगर तबीयत ठीक हो गई तो मैं कल जल्दी से जल्दी, मतलब कल से ही शुरू कर देंगे, और अगर परसों, कल थोड़ा वो रहता है तो कल मैं रेस्ट करूंगा, और परसों आपके लिए मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी तबीयत का, अपने परिजनों का ख्याल रखें, बाहर बिल्कुल मत घूमें। ओके, और घर पे ही रहें, सारे प्रिकॉशंस लें, गर्म पानी पिएं, ठीक है। तो और जो भी आपकी गाइडलाइंस है, थोड़ा सोशल मीडिया से बच के रहें। सोशल मीडिया से मतलब बहुत सारा पैनिक है दुनिया भर का, ठीक है। तो हम तो कोशिश करते हैं भाई कि सब लोग सुरक्षित रहें, और हम लोग भी सुरक्षित रहें। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।